अगली सुबह मैं ब्रूनो की गाड़ी साफ कर रहा था। मैं लॉरा से की गई बातों को अपने मन में दोहराए जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसका क्या मतलब निकालूं, क्योंकि मैं ये मानना चाहता था कि लॉरा ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे ब्रूनो को कोई और नुकसान पहुंचे। लॉरा इतनी मतलबी नहीं हो सकती थी। ये मैं अपने मन को समझाए जा रहा था। मैं अपने ख्यालों में इतना खो गया था कि लॉरा कब मेरे पीछे आके खड़ी होगी मुझे पता ही नहीं चला। उसने आके कहा, डेविड, मैं शॉपिंग के लिए मिलान जा रही हूँ, क्या बोट रेडी है? मैंने हाँ में सर हिलाया। फिर लॉरा ने मुझसे कहा, डेविड, तुमको मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मेरी शॉपिंग लिस्ट बहुत बड़ी है और मुझे बैग्स उठाने के लिए कोई चाहिए। मैंने हाँ में सर हिलाया और फिर हम लोग कुछ ही देर के बाद बोट में मिलान के लिए निकल पड़े। बोट से मिलान का रास्ता करीब करीब 20 से 25 मिनट का था। मुझे मन ही मन यकीन था कि लॉरा पिछली रात की बात मेरे साथ करेगी, और हुआ भी कुछ वैसे ही। मैं बोट चला रहा था और लॉरा अपनी सीट से खड़ी होकर मेरे पास आ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, डेविड, पिछली रात को जो मैंने तुमसे बात कही थी, प्लीज़ तुम उसे ज़्यादा उसके बारे में सोचना मत। मेरा मेरा कोई इरादा नहीं था ब्रूनो को नुकसान पहुंचाना। दरअसल मेरा सपना कुछ था ही ऐसा। मतलब कि अ, अब देखो, तुम ब्रूनो को उठा रहे थे बिस्तर से और उसे व्हीलचेयर पे रख रहे थे। तभी तुम्हारे पैर का बैलेंस बिगड़ा और ब्रूनो को तुमने गिरा दिया और ब्रूनो का सर सीधा ज़मीन पे टकराया और ब्रूनो वहीं पे मर गया। लेकिन वो बस एक सपना था। उस सपने सपने कभी हकीकत में तो नहीं बदलते ना? हाँ। मैंने लॉरा की बात काटते हुए उससे कहा, लॉरा, देखो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, ठीक है? रात गई, बात गई। मैं किसी से नहीं कहूँगा, तुम भी किसी से कुछ नहीं कहोगी, ठीक है? मैं ये सारी बातें भुलाने को तैयार हूँ। ये बातें सुनकर लॉरा को एक अजीब सा सुकून मिला, मानो उसके दिल से कोई बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया था। वो फिर अपनी सीट पे वापस बैठ गई और हम कुछ ही देर के बाद मिलान पहुंच गए। मिलान में लॉरा ने जम के शॉपिंग की। शायद उसका ये स्ट्रेस कम करने का एक अपना ही एक तरीका था। लॉरा की शॉपिंग में दिन कब निकल गया मुझे नहीं पता था। फिर हम बोट में बैठ के वापस विला पहुंचे। ब्रूनो को गार्डन में घुमाने का टाइम हो गया था। लॉरा की बैग्स उसके कमरे में रखने के बाद मैं सीधा ब्रूनो के पास गया। ब्रूनो के कमरे में अभी मैं एंटर हुआ ही था कि तभी मैंने देखा कि उसके पुराने डॉक्टर डॉक्टर पेरेली आए हुए थे। उस दिन से पहले मैं डॉक्टर पेरेली को नहीं मिला था। मैं अपना इंट्रोडक्शन देने ही वाला था तभी पीछे से लॉरा आई और उसने मेरे बारे में डॉक्टर पेरेली को बताया। डॉक्टर पेरेली ने हाँ में सर हिलाया और फिर कहा, चलो मैं चलता हूँ। ब्रूनो, टेक केयर, मैं फिर आऊँगा, ओके? वो मुस्कुराते हुए बाहर चले गए और फिर मैं ब्रूनो को उठाकर व्हील चेयर पे बैठाने लगा। तभी वही हुआ जो लॉरा ने मुझे कहा था। मैं ब्रूनो को उठा रहा था, तभी मेरा बैलेंस बिगड़ा और ब्रूनो लगभग ज़मीन पे सिर के बल गिरने ही वाला था। तभी मैंने अहम वक्त पे उसे संभाल लिया और उसे व्हील चेयर पे बिठा दिया। लॉरा हल्का सा चीखी और डॉक्टर पेरेली भी थोड़े से सत्ते में आ गए। लेकिन फिर ब्रूनो को मैंने आराम से व्हील चेयर पर बिठा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि ये वही हुआ जो लॉरा ने मुझे बताया था अपने सपने में। मैंने अक्सर सुना था कि सुबह के सपने हमेशा सच होते हैं, लेकिन इत्तेफाक से लॉरा ने जब मुझे बताया था अपने सपने के बारे में, उस रात को वक्त हो रहा था सुबह के 3 बजे। मैं इन बातों पे आज भी यकीन नहीं करता, लेकिन किस्मत में क्या लिखा हो किसे पता। डॉक्टर पेरेली के चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उनको मेरा काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा। लेकिन फिर लॉरा ने वापस कहा, ये टाइम के साथ साथ काफ़ी सीख गया है। पिछले वाले आदमी के कंपैरिजन में तो ये आदमी उससे कहीं बेहतर है। जवाब में डॉक्टर पेरेली ने कुछ नहीं कहा, बस वहाँ से चले गए। अपनी हल्की सी की हुई गलती से मैं काफ़ी शर्मिंदा था, लेकिन फिर मैंने ब्रूनो की आंखों में देखा। उसको मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन फिर मैंने लॉरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक
अजीब सी चमक थी, मानो जैसे उसका कोई सपना ऑलमोस्ट पूरा ही हो गया था, लेकिन ऐन वक्त पे तकदीर ने धोखा दे दिया। फिर वहाँ पे ब्रूनो की नर्स फ्लेमिंग आ गई। उसने अंदर आते ही कहा, क्यों ना आज ब्रूनो सर को गार्डन में मैं घुमाने ले जाऊं?" हम सब ने हाँ में सर हिलाया और ब्रूनो को भी कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर वो उसे व्हीलचेयर पे बिठा के गार्डन में घुमाने ले गई। मैं डॉक्टर पेरेली का ब्रीफकेस लेके उनकी गाड़ी तक उनके साथ गया। बातों ही बातों में उसने मुझसे पूछा, क्या तुम एक अमेरिकन हो डेविड? तुम्हारे एक्सेंट से लगता है। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं सर, मेरे फादर थे अमेरिकन। वो यहाँ जंग के वक्त आए थे। ये वाली नहीं, पिछली वाली जंग से पहले वाली जो जंग थी ना, तब वो यहाँ आए थे और मेरी माँ से शादी कर ली। मैं हाफ अमेरिकन हूँ और हाफ इटालियन। मुझे शक था कि अगर मैंने उसे कहता कि मैं अमेरिकन हूँ तो वो मुझसे मेरा पासपोर्ट, वर्क परमिट मांगते। लेकिन फिर उन्होंने बात को जाने दी और मुझसे कहा, तुम अपना काम बहुत अच्छे से करते हो। तुमने जिस तरह से ब्रूनो को संभाला और उसे आराम से व्हीलचेयर पे बिठाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने डॉक्टर पेरेली से पूछा, डॉक्टर पेरेली, अगर अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं ब्रूनो को कोई किताब पढ़ के सुना सकता हूँ? डॉक्टर पेरेली को ये आइडिया बहुत पसंद आया और फिर कहा, यस यस ऑफ कोर्स, बहुत ही कमाल का आइडिया है। इनफैक्ट ब्रूनो को अपने हादसे की यादों से दूर ले जाने के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है। कौन सी किताब पढ़ के सुनाओगे? मैंने कहा, मेरी नज़र पड़ी थी एक किताब पे जिसका नाम था वसारी। वसारी की किताब का नाम सुन के डॉक्टर पेरेली की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें वसारी के बारे में कैसे पता? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल सर, मैं किताब लिख रहा हूँ इटालियन कैथीड्रल्स पे। पुरानी ग्रीक और इटालियन आर्किटेक्चर में मुझे काफ़ी दिलचस्पी है। डॉक्टर पेरेली ने कहा, ब्रूनो को भी ये सब्जेक्ट काफ़ी पसंद आएगा। बिल्कुल, श्योर, जब भी तुम्हें फुर्सत मिले तुम उन्हें ये किताब पढ़ के सुनाना, ठीक है? फिर मैंने हमदर्दी से डॉक्टर पेरेली से एक सवाल किया, डॉक्टर पेरेली, आपको क्या लगता है ब्रूनो सर कब तक पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर पेरेली ने मायूसियत में सर ना में हिलाया और कहा, देखो, वो कभी भी अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन वो बोलना शुरू कर सकता है अगर वो चाहे तो। देखो, क्या होता है इन केसेस में कि सारा खेल विल पावर का होता है, ठीक है? और अगर जैसा कि तुमने कहा कि तुम उन्हें किताब पढ़ के सुनाओगे या गार्डन में घुमाओगे, इससे उनका माइंड काफ़ी रिलैक्स होगा और वो वापस बोलना शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर डॉक्टर पेरेली ने मुझसे कहा, लेकिन डेविड, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? मैंने हाँ में सर हिलाया और फिर डॉक्टर पेरेली अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चले गए। डॉक्टर पेरेली के जाने के बाद मैं वापस सीधा विला के अंदर गया। अभी मैं विला के अंदर घुसा ही था कि तभी मुझे सुनाई दी नर्स फ्लेमिंग और मारिया की बातें। वैसे मेरी आदत नहीं है दूसरों के काम में टांग अड़ाना या उनकी बातें चोरी छुपे सुनना, लेकिन नर्स फ्लेमिंग ने जो मारिया से कहा, उसे सुनने के बाद मेरे दिल में ब्रूनो की इज्जत और बढ़ गई। नर्स फ्लेमिंग ने मारिया से कहा, तुम्हें पता है मारिया, डॉक्टर पेरेली ने कहा कि ब्रूनो सर की मौत के बाद उनकी प्रॉपर्टी का 5% हिस्सा हम स्टाफ को भी मिलेगा। बताओ, इतना बड़ा दिल होने के बाद भी किस्मत ने उनके साथ कितना गलत किया। मैं नर्स फ्लेमिंग की बात से पूरी तरह से सहमत था। एक तरफ थी ब्रूनो की लाचारी और दूसरी तरफ थी उसकी बीवी लॉरा, जो चाहती थी कि उसका उसके हस्बैंड से जैसे तैसे करके जल्द से जल्द पीछा छूटे। इसके साथ ही साथ मुझे खुद पे भी काफ़ी घिन आ रही थी।
मैं खुद से एक हद तक नफरत करने लगा कि ब्रूनो जैसा अच्छा आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी, एक जिंदा दिल आदमी, मैं घर में रहता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ, उसकी गाड़ी चलाता हूँ, और मैं उसकी लाचारी का फ़ायदा उठा के उसकी बीवी के साथ इश्क लड़ा रहा हूँ। मुझे उसके साथ रहने का अब कोई हक नहीं है। मैंने एक फ़ैसला किया था जो मैं जाके लौरा को सुनाने वाला था। मैं उसके कमरे में गया और सीधा मुद्दे की बात कही, लेकिन जैसे ही मैं अपने बात कहने वाला था, लौरा ने मुझे रोक दिया और कहा, डेविड, देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या हमारे बीच सब कुछ ठीक है? क्या अभी भी हम पहले की तरह एक दूसरे को चाहते हैं? मेरा दिल तो कहता था कि मैं चिल्ला के कहूँ, नहीं, लेकिन फिर भी मैंने खुद पे काबू रखा और लौरा का हाथ झटक दिया और उससे कहा, लौरा, मैं तुमसे एक सीधी बात करने आया हूँ, मुझे प्लीज़ मेरी बात कहने दो। ये सुनकर लौरा अचानक चुप हो गई और फिर मैंने अपनी बात कही। मैंने कहा, लौरा, देखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अपने हस्बैंड के बारे में क्या सोचती हो और तुम्हें किस तरह के सपने आते हैं, लेकिन अब मेरा इस घर में रहना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। ये सुन के लौरा को काफ़ी झटका लगा और फिर कहा, डेविड, डेविड सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक सपना था। और देखो ना, आज जब ब्रूनो लगभग गिर ही गया था अपने सर के बल, तुमने कितनी खूबसूरती से उसे बचाया। और तुम्हें यहाँ रहने को दिक्कत क्या है? हाँ, क्या ज़्यादा पैसे चाहिए? ज़्यादा पैसे चाहिए तो बोलो ना, इस तरह से गोल मोल बातें मत करो। हर चीज़ पैसों के बारे में नहीं होती लौरा। ये जगह मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल है और मुझे उसकी आदत नहीं है। बेंजामिन ने भी तो किराए पे अपने लिए कमरा ले रखा था, मैं भी वैसा कर सकता हूँ। लौरा ने एक गहरी सांस भरी और कहा, ठीक है, जो मन में आए करो, ठीक है। और वैसे भी ब्रूनो की बेटी आ रही है लंदन से, मैं वैसे भी उसके साथ बिज़ी रहूँगी। वैसे एक आदमी है, उसका नाम है मारियो। मारियो अपना कमरा किराए पे देने की सोच रहा है, तुम जाके उससे मिल लो। मैंने हाँ में सर हिलाया और मैं लौरा के कमरे से चला गया। मैं अभी ब्रूनो के यहाँ काम करना नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि अभी तक मुझे मेरे 7,000 लीरा नहीं मिले थे, और जैसे टॉर्ची ने कहा था, पासपोर्ट बनाने के लिए बहुत पैसे लगेंगे, इसीलिए मेरे लिए एक एक पैसा मायने रख रहा था। अगले ही दिन मैं लौरा के बताए एड्रेस पे मारियो से मिलने पहुंच गया। लौरा ने मारियो को पहले ही बता दिया था कि मैं कमरा देखने आ रहा हूँ, इसीलिए मेरे आने से पहले ही उसने कमरा साफ करके रख दिया था। मारियो 60-65 की उम्र का एक बुज़ुर्ग आदमी था। उसके मुंह की सड़ी हुई तंबाकू की स्मेल मुझे आज तक याद है, मानो कभी उसने अपनी ज़िंदगी में ब्रश ना करने की कसम खाई हो। मारियो ने जो मुझे कमरा दिखाया वो काफ़ी छोटा था, लेकिन मेरे लिए काफ़ी था। फिर उसने जो मुझे कहा, उसके सुनने के बाद मेरे कान खड़े हो गए। उसने कहा, तो तुम बेंजामिन की जगह पे आए हो? मैंने चौंक कर हाँ में सर हिलाया। फिर पता नहीं क्यों मैंने सोचा कि क्यों ना इस बेंजामिन के बारे में कुछ पूछा जाए। मैंने कहा, आप बेंजामिन को जानते हैं? जवाब में उसने कहा, जानने में क्या रखा है, उसको जितना कम ही जानो उतना अच्छा। बाप रे बाप, शक्ल से ही गुंडा दिखता है, जिसे देखो उसका कोई नया किस्सा सुनाता है। मेरी मत मारी गई थी जो उसे एक कमरा किराए पे दिया। सुनने में आया है कि वो बेंजामिन वापस मिलान चला गया है। चलो पीछा छूटा, ऐसे लोगों से तो डरना ही अच्छा है। मैंने जवाब में हाँ में सर हिलाया और फिर मैंने कहा, ठीक है सर, मैं ये कमरा ले लूँगा। क्या किराया है? पहले तो उसने 1200 लीरा का किराया बताया, लेकिन फिर मोल भाव करके मैं उसे 900 लीरा के आसपास लेके आ गया। किराए पे कमरा मिलने के बाद मैंने एक राहत की सांस भरी और वापस विला में चला गया अपना सामान लेने। वापस विला पहुंचने के बाद
मैं अपने कमरे में जाके अपने सामान की पैकिंग कर रहा था। तभी पीछे से लॉरा आई और उसने कहा, सोच लो डेविड, अभी भी देर नहीं हुई है। तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हो? मैं यहाँ पे ब्रूनो को, बाकी सबको मैं कैसे मैनेज करूँगी? और क्या तुम मेरे बगैर इतने दूर रह पाओगे? मैंने अपना मन बना लिया है, ठीक है? और मैं ही क्यों तुमसे बार बार मिलने आऊँ? तुम भी तो मेरे उस कमरे में आके मुझसे मिल सकती हो ना? मैं और उस कमरे में तुमसे मिलने आऊँ? बिल्कुल नहीं। मेरा भी कुछ स्टेटस है, और बार बार मैं अगर उस छोटे से कमरे में जाके तुमसे मिलने आऊँगी तो लोग क्या कहेंगे? लौरा ने अकड़ते हुए जवाब दिया। लोग क्या कहेंगे, ये तुम्हें तब ख्याल नहीं आया जब तुम मेरे साथ इस रिलेशनशिप में आई? हाँ, जब तक चीज़ें तुम्हारे हिसाब से हो रही है तब तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ बात आई तुम्हारे स्टेटस की, तुम्हारे रुतबे की, तो बस तब तुम्हें सारी प्रॉब्लम्स नज़र आएगी। हम दोनों के बीच में अब झगड़ा शुरू होने वाला था। तभी मुझे एहसास हुआ कि हम कमरे में अकेले नहीं हैं, कोई तीसरा शख्स भी मौजूद है। मैं ये देखने के लिए बाहर गया और कमरे के दरवाजे के कुछ ही दूर मुझे एक आधी जली हुई सिगार पड़ी हुई मिली। ज़मीन पे पड़ी सिगार को देख के मुझे एक ही शख्स का ख्याल आया, और वो था बेंजामिन। लौरा भी मेरे पीछे पीछे आई और उसने भी जली हुई सिगार को देखा। मैंने उससे कुछ पूछा नहीं, लेकिन उसने बिना कुछ पूछे उसने मुझे कहा, डेविड तुम फिक्र मत करो, यहाँ पे कभी कभार मछली पकड़ने के लिए लोग भी आते हैं। मुझे लौरा की इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था। तभी मैंने एक स्पीड बोट को विला के काफ़ी करीब से गुजरते हुए देखा। मेरा शक बार बार बेंजामिन की तरफ ही जा रहा था। आधी जली सिगार और एक स्पीड बोट को घर के इतने करीब से गुजरते देख मैंने खुद से सवाल किया कि क्या मैं ब्रूनो को लौराक जैसी औरत के भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ? क्या मैं वो ठीक कर रहा हूँ या नहीं? लौरा, जिसके ऊपर मेरा विश्वास डगमगाने लगा था, अब मुझे लगने लगा था कि लौरा मेरा और मेरी सिचुएशन का पूरा इस्तेमाल कर रही है। फिर भी मैंने अपने चेहरे पे कुछ जाहिर नहीं किया। अगली सुबह मैं ब्रूनो के पास गया और मैंने कहा, ब्रूनो सर, हमने हमारी ये किताब लगभग ख़त्म कर ही दी है। क्यों ना मैं आपके लिए शहर जाके कुछ और किताबें लेकर आऊँ? क्या कहते हैं? ब्रूनो ने बड़ी ही मासूमियत से अपनी पलकें हाँ में झपकाई। वैसे दरअसल किताबें तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल मैं तो लौरा का पीछा करने की फिराक में था। उस रात के बाद मेरा उसके ऊपर शक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैं स्पीड बोट से मिलान 20-25 मिनट में पहुंच जाता, लेकिन उसके लिए मुझे परमिशन चाहिए थी, जिसके लिए मैं गया स्टेफनी के पास। मैंने स्टेफनी से कहा, स्टेफनी मैडम, दरअसल मैं मिलान जा रहा हूँ ब्रूनो सर के लिए कुछ किताबें लेने के लिए। क्या मैं स्पीड बोट? हाँ हाँ, ले जाओ ले जाओ, बिल्कुल ले जाओ। हाँ, मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन स्पीड बोट की परमिशन मुझे बड़ी आराम से मिल गई। शायद स्टेफनी को मैं पसंद आने लगा था। बस फिर क्या था, स्पीड बोट में बैठा और 20-25 मिनट के बाद मैं मिलान पहुंच गया था। मैं मिलान जाऊं और टॉर्ची से ना मिलूं, ये हो नहीं सकता। वो मुझे देखते ही खुश हो गया और कहा, डेविड, कैसे हो डेविड? बहुत दिनों बाद आए डेविड। हाँ, मुझे तो लगा तुम मुझे भूल ही गए हो। आओ आओ, मेरे पास स्कॉच विस्की की एक बोतल बाकी है, पियोगे? मैंने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। फिर हम दोनों उसके घर चले गए। वहाँ पे पहुँचते ही टॉर्ची ने मेरे और खुद के लिए विस्की के 2 पैक बनाए। विस्की पर हम दोनों ने काफ़ी बातें की।
फिर मैं आया मुद्दे की बात पर और मैंने कहा, टॉर्ची, क्या तुम किसी बेंजामिन नाम के आदमी को जानते हो? बेंजामिन का नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो गए और उसके हाथों से विस्की का ग्लास लगभग छूट ही गया था, लेकिन होश संभालते हुए उसने कहा, बेंजामिन? बेंजामिन? वो मोटा सा, मुंह में सिगार ठूसे हुए, गुस्सैन आदमी, वो जो आदमी कम गोरिल्ला ज़्यादा लगता है वो? डेविड, तुम्हें उसके बारे में क्या जानना है? हाँ, उसके बारे में जितना कम जानो उतना ही अच्छा है। ऐसा कोई काम नहीं है डेविड जो उसने ना किया हो। प्रोटेक्शन मनी, लड़कियों की दलाली, और तो और मर्डर। इसी वजह से तो वो हर जगह छुपता फिरता है। किसका मर्डर? मैंने टॉर्ची से पूछा। अरे, वो पीटर नहीं है, पीटर, मेरा दोस्त। हाँ, उसके भाई का मर्डर किया था उसने। वो दरअसल यूं हुआ था कि उसने एक गहनों का हार चुराया था। बेंजामिन ने उसका आधा हिस्सा मांगा था। उसने मना कर दिया तो बेंजामिन ने वो हार रख लिया और पीटर का काम तमाम कर दिया। लेकिन वो अक्ल का अंधा बेंजामिन, उसे ये नहीं मालूम था कि पीटर माफिया का आदमी था। इसी वजह से अब माफिया भी उसे ढूंढ रही है। बस कुछ ही वक्त की बात है, बेंजामिन की लाश यहीं कहीं पड़ी मिलेगी। लेकिन डेविड, तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? टॉर्ची ने होश संभालते हुए पूछा। अरे कुछ नहीं टॉर्ची, बस मैं अभी यहाँ बोट से उतरा था तो बस मैंने दो पुलिस वालों को बात करते सुन लिया, तो बस ऐसे ही मैंने पूछ लिया। छोड़ो ना, आओ एक और पैग लगाते हैं। मैंने बहाना बनाकर बात को घुमा दी, लेकिन मन ही मन मैं सोच रहा था कि अगर लॉरा बेंजामिन जैसे आदमी को काम पे रख सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। मतलब ज़रा सोचिए, आप किसी के लिए एक एक नौकर रख रहे हैं तो क्या आप उसके बारे में जांच पड़ताल नहीं करेंगे? हाँ, मतलब जिस आदमी का इतना लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लॉरा उसे काम पे क्यों रखेगी? मैं ब्रूनो, उसकी बेटी और वहाँ के सभी स्टाफ के लिए बहुत फिक्रमंद हो गया था। लेकिन मैं क्या करता? मैं पुलिस के पास भी नहीं जाता। अगर पुलिस के पास जाता तो वो मुझसे मेरा आईडी, मेरा पासपोर्ट, मेरा वर्क परमिट ये सब पूछते, और इन सब में मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं इटली में इल्लीगली रह रहा था। हाँ, अगर कहीं से मुझे कोई पासपोर्ट मिल जाता तो शायद मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता। फिर पासपोर्ट का ख्याल आते ही मैंने टॉर्ची से पूछा, टॉर्ची, यार मेरे पासपोर्ट का क्या हुआ? बात की अपने आदमी से तुमने? मायूसी में सर हिलाते हुए जो बात टॉर्ची ने कही, उसके बाद मैं कुर्सी से उठ गया। उसने कहा, डेविड, पासपोर्ट तो अब 6.5 लाख के नीचे नहीं होगा। क्या 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 क्या? 6.5 लाख? मतलब क्या समझ रखा है? मतलब मैं मजबूर हूं इसके लिए, मतलब वो कुछ भी दाम लगाएगा? हाँ, सब लोग मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बात सुनने के बाद मैं विस्की के 2 पैग और गटक गया। फिर भी मेरी मायूसियत कम नहीं हुई और मैं वहाँ से चला गया। टॉर्ची से बेंजामिन के किस्से सुनने के बाद मुझे खुद को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगा। इसीलिए अगले दिन मैं विला जाके अपना सामान लेके आया और किराए के कमरे में रख दिया। मेरा नया कमरा विला के कमरे से थोड़ा छोटा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसमें ज़्यादा महफूज महसूस कर रहा था।
मेरे कमरे से विला का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का था, इसीलिए मैं हर बार की तरह अपना काम बड़े ही आसानी से कर रहा था। मैं रोज़ ब्रूनो को किताब पढ़ के सुनाता था। ब्रूनो को भी मेरा साथ अच्छा लगने लगा था। एक बार जब मैं ब्रूनो को किताब पढ़ के सुना रहा था, तभी अचानक कमरे में लौरा अंदर आ गई। ब्रूनो की आंखों को देख मैं समझ गया था कि लौरा का वहाँ होना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। लौरा बड़ी जल्दी में थी, इसीलिए आके उसने कहा, गुड मॉर्निंग ब्रूनो, कैसे हो? हम किताब पढ़ने में मज़ा आ रहा है? उसने ब्रूनो के जवाब का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया, मानो ब्रूनो का हालचाल पूछना लौरा के लिए महज एक फॉर्मेलिटी बन चुकी थी। लौरा पता नहीं क्यों एक पेंटिंग को खिसका रही थी। पहले मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन जब उसने पेंटिंग को पूरी तरह से खिसका के नीचे रखा, तब मैंने देखा कि पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी थी। लौरा को उसका कॉम्बिनेशन भी पता था। तिजोरी खोलकर उसने उसमें से काफ़ी सारे पैसे निकाले। मैंने गौर से देखा कि वो सब 50-50 लीरा के नोट्स थे। लौरा पैसे बैग में इतनी तेज़ी से भर रही थी कि मानो किसी बैंक से पैसे चोरी करके भाग रही हो। लौरा ने पैसे जैसे तैसे करके अपने बैग में ठूस लिए और फिर कमरे से बाहर चली गई। वो अभी कमरे से बाहर गई ही थी कि उसने मुझे आवाज़ लगाई, मुझे उसके साथ जाने को कहा। मैं उसके साथ चला गया। बाहर तक हम लोग गए और फिर उसने मुझे पूछा, तो डेविड, कैसा लग रहा है तुम्हारा वो कबूतर खाना तुम्हें? मैंने हंसते हुए कहा, जैसा भी है मेरे लिए तो काफ़ी है, और वैसे भी मुझे इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी की आदत नहीं है। फिर लौरा ने बैग में से कुछ पैसे निकाले। वो थे 7,000 लीरा, जो उसने मुझे देने को कहे थे। मैंने कहा, इतनी जल्दी? लौरा ने कहा, ले लो, हो सकता है कि मैं बाद में भूल जाऊं। उसने पैसे मेरे हाथ में थमा दिए और फिर वहाँ से चली गई। फिर पीछे मुड़ के उसने कहा, डेविड, काफ़ी दिन हो चुके हैं, हम दोनों कभी ठीक से मिले भी नहीं हैं। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, लौरा, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए इस रिलेशनशिप से, ठीक है? लौरा मायूस होकर हाँ में सर हिलाया और फिर वहाँ से चली गई। फिर पता नहीं मुझे क्या सूझी कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज लौरा का पीछा करूं। मैं वापस कमरे में गया और ब्रूनो से कहा, सर, लौरा मैडम ने मुझे कुछ काम दिया है, क्या हम बाकी की किताबें कल पढ़ लें? ब्रूनो ने मायूस होते हुए अपनी पलकें हाँ में झपकाई। पहले तो मुझे लगा कि लौरा बोट लेकर वापस किसी शहर जाएगी, लेकिन नहीं, उसने बोट के बजाय अपनी गाड़ी निकाली और हाईवे की तरफ चली गई। मैंने भी फिर बिना पूछे गैराज में से दूसरी गाड़ी की चाबी निकाली और उसके पीछे चल दिया। 45 मिनट का लंबा रास्ता तय करने के बाद लौरा ने अपनी गाड़ी एक खंडर के आगे रोक दी। लौरा का इस खंडर में क्या काम? मैंने खुद से सवाल किया। मैं खुद काफ़ी दूर खड़ा था, लेकिन मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, और जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि ब्रूनो और विला में बाकी के लोग बहुत बड़े खतरे में हैं। मैंने देखा कि एक आदमी जो मोटा सा है और शक्ल से गुंडा दिखता था, और उसके मुंह में सिगार थी। मैं समझ गया ये और कोई नहीं बल्कि बेंजामिन था। लौरा और बेंजामिन के बीच काफ़ी लंबी बातें हो रही। मैंने कुछ सुना तो नहीं, लेकिन मैं समझ गया कि ये लोग किसके बारे में बात कर रहे थे। फिर मैंने देखा कि लौरा ने पैसों का बैग बेंजामिन को थमा दिया और फिर मुड़ के वापस आ रही थी। मैंने जो देखना था वो मैंने देख लिया। मैंने गाड़ी घुमाई और वापस विला की तरफ चल दिया।